यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक क्लास +2 इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इसमें आपसे फंक्शंस पूछे जाते हैं और फंक्शंस जो आएंगे वो सारे फंक्शंस नहीं पूछे जाते, इनमें से कोई भी 2 फंक्शंस वो देंगे और आपने उसको एक्सप्लेन करना है। नाउ सेंट्रल बैंक, now it is the apex bank that controls the entire banking system of a country। देखो, हमारे पूरे इंटायर बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेंट्रल बैंक। एपेक्स बैंक्स क्यों है? बिकॉज इट इज़ अ टॉप और द हाईएस्ट बैंक। अब हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरे इंटायर बैंकिंग सिस्टम हमारी कंट्री को कंट्रोल में रखता है। फर्स्ट इज फंक्शंस आर बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। अब देखो, इट हैज़ एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग नोट्स। सिर्फ इसके पास ही एक राइट है नोट्स को इशू करने का, मतलब इसके हम कह सकते हैं कि मोनोपली है पूरी इसके पास नोट्स को इशू करने का। सो दिस इज़ कॉल्ड द करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, इसलिए हम इसको करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी बोलते हैं। The notes issued by the central bank are an unlimited legal tender। देखो, सेंट्रल बैंक जो भी नोट्स इशू करता है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मीन्स क्या होता है कि आपने कोई भी पेमेंट करनी है, एनी अमाउंट इज़ टू बी अलाउड। आपने जितनी पेमेंट करनी है, ठीक है, किसी भी अमाउंट की करनी है तो ये अलाउ होगी। क्लियर? नो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट मीन्स कि ये बैंकर भी है गवर्नमेंट का, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बैंकर टू द गवर्नमेंट फंक्शन को ही एक्सप्लेन करो, तो आपने इसी को ही एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली। तो देखो, एक गवर्नमेंट का बैंकर भी है, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है। अब ये बैंकर क्यों है? ये सारे मैनेज करता है गवर्नमेंट के अकाउंट्स को। एजेंट क्यों है? सारे बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ फाइनेंशियल एडवाइज़र क्यों है? ये सारी पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, कि अगर कंट्री में हमारे अगर हम कह सकते हैं कि भी इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है कंट्री में, तो जितनी भी रेगुलेशन करनी है सप्लाई ऑफ मनी की, तो ये आरबीआई करता है। सेकेंड इज़ बैंकर्स बैंक एंड द सुपरवाइजरी रोल। अब बैंकर्स बैंक क्यों है ये? देखो, अगर आपसे अकेला बैंकर्स बैंक पूछा जाएगा तो मैं आपको 2 पॉइंट्स बैंकर्स बैंक के बता रही हूँ। इट एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट भी करता है और उनको लोन्स भी देता है कमर्शियल बैंक को। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक, और ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। जैसे चेक क्लियरिंग फैसिलिटीज़ है, ये हम नीचे डिस्कस करेंगे कि क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज़ बैंक की क्या होती है। सुपरवाइजरी रोल अगर आता है तो इट मीन्स ensures that commercial banks show compliance to its directives, particularly related to CRR and SLR। अब सुपरविजन भी पूरी रखता है बैंक्स के ऊपर कि जो भी आरबीआई इनको डायरेक्शंस देता है पॉलिसीज़ को रेगुलेट करने की, तो क्या कमर्शियल बैंक इसको प्रॉपरली यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल है CRR, कैश रिज़र्व रेशो, मींस कितना उसने कैश रिज़र्व करके रखना है। SLR मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मतलब बैंक के पास लिक्विडिटी रेशो लाइक कैश, गोल्ड, कितना उसने रिज़र्व करके रखना है। नेक्स्ट इज़ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। अब देखो, इफ़ द कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, अगर कमर्शियल बैंक फेल हो जाता है किसी से भी अब क्रेडिट लेने में, फाइनेंशियल हेल्प लेने में, तो अब लास्ट ऑप्शन उसके पास बचती है सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक इसको लोन भी देगा, ठीक है, अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़। बट क्या रीज़न है सेंट्रल बैंक इसको क्यों कमर्शियल बैंक को देता है? ताकि हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है वो सफ़र ना कर सके। सेकंड क्या है? मनी मार्केट को स्टेबल रखने के लिए, तो इसलिए जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है फाइनेंशियल एकोमोडेशन में। नेक्स्ट इज़ योर कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो, जितना भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है उसकी कस्टडी किसके पास है? आरबीआई के पास। वो क्यों रखता है? बिकॉज इट एक्सरसाइजेज द मैनेज फ्लोटिंग। अब मैनेज फ्लोटिंग भी क्या टॉप है कि सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये क्या करता है? स्टेबिलिटी रखने के लिए सेल एंड परचेज फॉरेन एक्सचेंज को करेगा ताकि हमारे एक्सचेंज रेट क्या हो, डोमेस्टिक करेंसी के साथ साथ स्टेबल रह सके।
It also exercises manage floating to ensure stability of exchange rate in the international money market. तो manage floating भी करता है ताकि हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है वो उसके जो एक्सचेंज रेट है वो भी क्या हो सके, स्टेबल रह सके। नाउ नेक्स्ट इज़ जो क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि क्लियरिंग हाउस फंक्शन करता है बैंक। अब इसका क्या मीनिंग है, देखो बैंक ए रिसीव्स अ चेक, बैंक ए को एक चेक रिसीव हुआ 10,000 का बैंक बी से, बैंक बी को रिसीव हुआ चेक 15,000 बैंक ए से। अब आप ये देख सकते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन द 5,000। अब देखो बैंक ए ने 10,000 क्लियर करना है, बैंक बी ने 15,000 क्लियर करना है। तो अब दोनों का ही जो अकाउंट है सेंट्रल बैंक में है, तो अब दोनों चेक्स कौन क्लियर करेगा, सेंट्रल बैंक क्लियर करेगा, ताकि ट्रांसफ़र ऑफ कैश बिटवीन द बैंक्स एंड रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, दोनों के जो हैं कैश ट्रांसफ़र कर देगा और कैश रिड्यूस ना हो जाए, कम ना हो जाए, क्योंकि देखो 5,000 का डिफरेंस है, तो इस 5,000 के डिफरेंस के लिए आरबीआई क्या करेगा, उन दोनों चेक्स को उन्हीं के अपने आरबीआई अकाउंट से क्लियर करेगा ताकि दोनों के कैश में रिडक्शन ना आ सके। नेक्स्ट इज़ योर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब कंट्री में इन्फ्लेशन भी आती है, डिफ्लेशन भी आती है, तो आरबीआई इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन आती है तो सप्लाई ऑफ मनी क्या की जाएगी, रिड्यूस की जाएगी। मींस आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी और कंट्री में सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है। कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लो किया जाता है ताकि सप्लाई ऑफ क्रेडिट इंक्रीज हो जाए और सप्लाई ऑफ मनी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारा जो रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई करता है। नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर दें और लाइक ज़रूर का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।